खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उमर बोतल लिए किचन तक गया और सारी बोतल सिंक में उड़ेल कर बाहर वापस आया, जहां वो अब आंखें बंद किए बैठा था। उमर उसके सामने वाले सोफे पर दोनों हाथ सर पर रखकर बैठ गया। उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। गलती हो गई मुझसे जो तुझे अकेला छोड़ दिया, वो तासुफ से बोला। कैफ ने अपनी बंद आंखें खोलकर उसे देखा। क्या कहूँ खाला से कि तू कहाँ है और बताऊं उनको? उनका राज दुलारा यहाँ नशे में है। उमर ने दांत पीसे थे। एक तो तुम्हारी खाला को ना जाने मेरी इतनी परवाह कब से होने लगी, वो बेरब्त जुमलों से बोला। कैफ मेरा दिमाग घूमा हुआ है इस वक्त, दिल तो करता है तुझे जान से मार दूं इस हरकत पर। उमर का गुस्सा सवा नेजे पर था। तो क्या मारेगा मुझे? मार तो वो गई है। दुखी लहजे में वो बोला तो उमर का दिल कटा था। कैफ, अगर वो नहीं मिलेगी तो ऐसे ही करता रहेगा क्या? तेरे लिए वही सब थी क्या? हम कुछ नहीं हैं। मुर्तजा अंकल, खाला, मानो मैं, क्यों हमें तकलीफ देना चाहता है? नहीं देखा जाता तेरा ये हाल। उसकी बातों के जवाब में कैफ खामोश ही रहा था। उमर के फोन पर आने वाली कॉल ने इस खामोशी को तोड़ा था। खाला कॉल कर रही हैं, क्या कहूं उनसे कैफ? वो तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही होंगी, उसने कहते साथ ही कॉल पिक की थी। दूसरी तरफ से राबिया बेगम कैफ का पूछ रही थी। कैफ ठीक है, हम फार्म हाउस पर हैं, आप परेशान मत हों, रात बहुत हो गई है, आप अब आराम करें। उमर अपनी तरफ से उन्हें बेफिक्र करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बात सुनकर बेसाख्ता उसने सामने कैफ को देखा था, जो वैसे ही सोफे से टेक लगाए उसे ही देख रहा था। खाला, मैं सोच रहा था हम रात यहीं रुक जाते हैं, वो कहकर अब उनकी सुनने लगा। जी जी, एयरपोर्ट भी चला जाऊंगा। उमर ने 2 उंगलियों से अपना माथा मसला था। मैं वहां से आकर यहीं पर आ जाऊंगा। दूसरी तरफ वो बिल्कुल राजी नहीं हुई थी। मैं कह रहा हूं ना, वो ठीक है। राबिया बेगम बजिद थी कि कैफ घर आए। उनकी तरफ से की जाने वाली बात पर अब वो हंसा था। जी जी ठीक है। उसने फोन बंद कर दिया। कमीने इंसान, बुरी तरह फंसाया तूने मुझे। क्या कहती हैं? कैफ ने पूछा। हुक्म मिला है कि तुम सीधा घर आओ और मैं एयरपोर्ट के लिए जाऊं। ओफ, कैसे ले जाऊं तुझे घर इस हालत में? यहां छोड़ भी नहीं सकता अकेले, और मुझे एयरपोर्ट के लिए भी टाइम से निकलना है। भाई ऑर्डर है बॉस ऑफ द हाउस का, जाना तो पड़ेगा। तेरा दिमाग सही है? जानता है क्या होगा जब तुझे इस हाल में देखेंगे? कुछ भी नहीं होगा, मैं खुद को संभाल लूंगा, कैफ कहकर लड़खड़ाता हुआ सोफे से खड़ा हुआ था। उमर ने उठते देखा तो खुद भी उठकर उसे सहारा देने के लिए उसके पास गया था। खड़ा हुआ नहीं जा रहा और खुद को संभाल लेगा। उमर ने उसे पकड़कर सीधा किया था। छोड़ मुझे। कैफ खुद को छुड़वाया। कैफ, खुदा का वास्ता चुप करके यहां बैठ जा और मुझे कुछ सोचने दे। नहीं, मुझे घर जाना है बस, वो जिद्दी लहजे में बोला। साले 2 घूंट पिए थे या आधी बोतल, इतनी चढ़ी है तुझे? उमर के मुंह बनाने पर कैफ ने कह कहा लगाया था। अच्छा है इसका नशा चढ़ रहा है, तब ही तो इस संग दिल का नशा उतरेगा, वो कहते हुए चलने लगा। उमर भी उसका एक बाजू थामकर साथ हुआ था। तेरे ये दोनों ही नशे खतरनाक हैं। उमर ने अपनी आंखें घुमाई थी। गाड़ी मुर्तजा मैंशन रुकी तो उमर अपनी निगाहें साथ बैठे कैफ पर मरकूज की, जो टेक लगाए बैठा था। कैफ, अभी भी वक्त है, सोच ले, अंदर जाना ठीक नहीं है। उमर ने उसे खबरदार करना चाहा, जो पूरी जिद लगाकर वापस आया था कि उसे घर जाना है। उमर ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन कैफ ने एक नहीं सुनी। तू जा, वापस मैं चला जाऊंगा। कैफ ने सीट बेल्ट खोलनी चाही जो उससे खुल ही नहीं रही थी। उमर ने करीब होकर उसकी सीट बेल्ट खोली थी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कौन कौन जाग रहा है। आई होप सब अपने रूम्स में हों, फिर मौका मिलते ही मैं तुझे कमरे में छोड़ आऊं, बस बिना किसी को पता चलने दिए। क्या यार, मुझे तू चोरों की तरह मेरे ही घर ले जा रहा है? कैफ प्लीज मुंह बंद रखो और यहां से हिलना नहीं जब तक मैं आता नहीं।
उमर उसे तंबीह करता गाड़ी से निकल चुका था। अंदर की सारे सूरत हाल वो जांच आया था, क्योंकि रात का 1 बज चुका था। तकरीबन सभी सोने के लिए जा चुके थे। उमर ने लाउंज की सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी, ताकि अंधेरे में ही वो कैफ को उसके कमरे तक छोड़ दे। जैसे ही वो कैफ को सहारा देकर अंदर दाखिल हुआ था, एकदम लाउंज की लाइट्स ऑन हुई थी। उमर ने कैफ का एक बाजू अपने कंधे से गुजार कर थामा हुआ था और दूसरा हाथ कैफ की कमर पर था और कैफ का सर उसके कंधे पर ढलका हुआ था। रोशनी जलने से जहां उमर को खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई थी, वहीं कैफ की आंखें चुंधे आ गईं। उमर ने नजर दौड़ाई तो किचन के बाहर राबिया बेगम नाइट गाउन में मलबूस, सीने पर हाथ बांधे उन्हें ही देख रही थी। उमर कैफ को उसके बेड पर लिटा चुका था। राबिया बेगम भी वहीं मौजूद थी। क्या है ये सब? उन्होंने उमर से पूछा, जो सर झुकाए खड़ा था। उमर, तेरी सारी प्लानिंग जाया हो गई। उमर की बजाय कैफ की इस्तेहज़ाइया आवाज कमरे में गूंजी थी। उसके बोलने पर राबिया बेगम ठिठकी थी। ये कैफ? वो बेयकीनी से बोल भी नहीं पाई। खाला, मैं आपको सब बताता हूँ। मैं बताता हूँ। कैफ लेटे से उठ बैठा था। उमर ने घूर कर उसे देखा था। मैं पी कर आया हूं, वो बोलकर रुका। फिर जरा तौकफ के बाद बोला, कॉफी नहीं, शराब। कैफ ने कह कहा लगाया था। राबिया बेगम की आंखें फैली थीं। खाला, ये सब? उमर ने वजाहत देनी चाहिए थी, लेकिन राबिया बेगम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया था। तुमसे मैं कल बात करूंगी, अभी तुम जा सकते हो। मैं नहीं चाहती सब तुम्हारा वहां इंतजार करते रहे। राबिया बेगम ने थोड़ा सख्त लहजे में हुक्म सादर किया था। उमर सर हिलाते हुए वहां से निकल गया। उन्होंने अब कैफ की जानिब देखा। बेड से उठना चाह रहा था, लेकिन उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। राबिया बेगम फौरन उसके करीब गई थी। उसने अभी कदम उठाया ही था कि वो लड़खड़ा गया और उसी वक्त राबिया बेगम ने उसके बाजू से थामकर उसे गिरने से बचाया। छोड़ें, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। उसने उनका हाथ झटकना चाहा। कैफ? उन्होंने सख्ती से उसे ये करने से टोका। वो बेड पर वापस बैठ गया। उसे चक्कर आ रहे थे। राबिया बेगम ने उसके बाल माथे से हटाए। कैफ ने रुख मोड़कर साथ बैठी अपनी माँ को देखा। क्या आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? नहीं करती ना। कैफ, मेरे बेटे, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं मानता। वो बोलकर उनसे वापस से रुख मोड़ गया। राबिया बेगम का दिल कटा था। कैफ, ये तुमने क्या हाल बना लिया है? क्यों किया ये? वो हंसा था। आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं जो मर्जी करूं? क्यों फर्क नहीं पड़ता? तुम कैसे इस हद तक गए? हाँ, तुम्हें लगा था मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी? वो अब सख्ती से बोली। आपको मेरी कभी फिक्र नहीं रही। जानती हैं कितना तड़पा हूं सारा बचपन आपके लिए। उसके लहजे में दुख ही दुख था। कैफ, मुझे माफ कर दो। वो एकदम आबदीदा हुई। कैफ को तकलीफ हुई उनके आंसू देखकर। आप रोए नहीं प्लीज। कैफ ने उनके आंसू साफ किए। राबिया बेगम ने उसके हाथ थाम लिए। कैफ ने उनका हाथ चूमा था। क्या मैं आपकी गोद में सर रख लूं? राबिया बेगम ने फौरन बहती आंखों से सर हाँ में हिलाया। कैफ ने अपना सर उनकी गोद में रखकर आंखें मूंद गया। राबिया बेगम मुस्काती उसके बालों में हाथ फेरने लगी। मुझे छोड़कर चली गई, वो बंद आंखों से बोला। कौन? वो चौंकी थी। बास्केट, अनाया मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थी। कैफ ने आंखें वाह की। क्यों छोड़ गई? राबिया बेगम ने पूछा। मुझे धोखेबाज समझती है। मैं गिरा हुआ इंसान हूं जिसने एक लड़की के साथ नाजायज ताल्लुक बनाया। अपनी ही बात कहकर वो हंसा था। मेरी मोहब्बत झूठी लगी उसे। मुझ पर यकीन नहीं किया मॉम उसने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे सफाई का मौका तो देती। उसकी आंखों के किनारे भीगे। बस छोड़ दिया मुझे। जानती है ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए यही सजा दी मुझे। आई हेट हर फॉर दिस। आप मुझसे मोहब्बत करती हैं ना? मुझे छोड़ेंगी तो नहीं? उसने अपना हाथ उठाकर उनके चेहरे पर रखकर पूछा। वो बच्चों की तरह डरा हुआ था, जैसे उसकी माँ उसे छोड़ देगी। कैफ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, उन्होंने प्यार भरे लहजे में कहा। फिर वो क्यों मुझे छोड़ गई? क्या उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है? वो वापस आ जाएगी, उन्होंने उसे तसल्ली दी। नहीं आएगी। शी डोंट लाइक मी। उसे तो वो
वो बोलते बोलते रुका। वो फौजी, उसका कज़न, वो ही अच्छा है उसके लिए। काम एंड कंपोज। मुझ जैसा इंसान वो डिजर्व नहीं करती। राबिया बेगम उसकी बातों से कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन आई हेट हिम। उसे बोल दें अनाया सिर्फ मेरी है। उसने अपनी माँ को उंगली उठाकर माथे पर बल डाले कहा। वो कभी कुछ कह रहा था, कभी कुछ। कैफ, तुम सो जाओ, अब सुबह बात करेंगे। मुझे नींद नहीं आती। जब से वो गई है सो नहीं पाया। मॉम, क्या मैं इतना बुरा हूं? नहीं मेरा बेटा तो सबसे अच्छा है। वो मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं अच्छा नहीं हूं। मैंने उससे जबरदस्ती निकाह किया। कैफ? राबिया बेगम तो शॉक हुई थी। क्या क्या चल रहा था उनके बेटे की जिंदगी में जिससे वो लाइल्म थी? सॉरी, मैं मजबूर था। वो तो नहीं करना चाहती थी। जानती है मैंने कैसे मनाया उसे? राबिया बेगम ने सर ना में हिलाया। धमकी दी, ब्लैकमेल किया। मैंने कहा अगर निकाह नहीं करोगी मैं अपनी जान दे दूंगा। राबिया बेगम को बेहद अफसोस हुआ, लेकिन कैफ के इस हाल की कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो खुद थी। मैंने गन निकाली और उसके हाथ में थमा दी। उसे कहा मेरी जान ले लो। वो इतना सहम गई थी। कैफ ने आंखें बंद करके वो मंजर याद किया। मॉम सॉरी, मैंने ये सब किया। आप नाराज नहीं होना मुझसे प्लीज। नहीं हूं नाराज। कैफ पुरसकून होता अपनी आंखें बंद कर गया। राबिया बेगम ने झुककर उसका माथा चूमा था। उनके दिमाग में कैफ की कई सारी बातें बाज़गुश्त कर रही थी। बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें चाहिए थे जो सिर्फ एक इंसान दे सकता था, और वो है उमर। अनाया धुले हुए कपड़े छत से उतार कर लाई थी और उन्हें सेहन में बिछी चारपाई पर रखकर अपने और आंटी के कपड़े अलग अलग कर रही थी। दिमाग मुसलसल किसी सोच में मुब्तला था। नादिया आंटी किचन से उसे पुकारती बाहर आई थी। अनाया बेटा। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ मतवज्जे करना चाहा। वो एकदम अपनी सोचों के तसलसल से बाहर आई थी। जी आंटी, मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ। ओह सॉरी, मैंने सुना नहीं। क्या हुआ मेरे बच्चे? सुबह से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान सी हो और खोई खोई नजर आ रही हो। उन्होंने उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर प्यार भरे लहजे में इस्तफसार किया। आंटी, मैं बहुत परेशान हूँ। इतने दिन हो गए और मामू अभी तक नहीं आए, जबकि उन्होंने कहा था वो आएंगे मेरे पास। और कल रात मैंने बहुत अजीब ख्वाब देखा। मुझे बार बार मामू का ख्याल आता है। उसने अपनी परेशानी की वजह बताई। कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, मैं पता करवाती हूँ, उन्होंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मेरा फ़ोन तो ख़राब है, वरना अपने फ़ोन से कॉल करती। तुम ऐसा करो, फैसल भाई का नंबर मुझे एक कागज़ पर लिख दो। वो जो कोने में दुकान है ना, वहाँ आदल अपना ही बच्चा है, उसे कहूँगी तो कॉल करवा देगा और साथ अपना फ़ोन भी ठीक करवाने के लिए दे दूंगी। वो उसे हदायत देती हुई अपने कमरे से चादर उठा लाई। अनाया ने भी जल्दी से एक कागज़ पर फैसल साहब का और दूसरा घर का नंबर भी लिख दिया। आंटी, ये मामू के साथ मैंने घर का नंबर भी लिख दिया है। अगर मामू से राब्ता ना हो सके तो आप घर कॉल करके पूछ लीजिएगा। उसने पर्ची तय करके उन्हें पकड़ाई थी। ठीक है, तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, वो कहकर गेट अबूर कर गई। अनाया ने गेट बंद कर दिया और खुद अंदर आकर चारपाई पर पड़े सारे कपड़े समेटने लगी। कैफ गहरी नींद में था जब राबिया बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने आगे बढ़कर पर्दे हटाए तो कैफ का पूरा कमरा सूरज की रोशनी से नहा गया। वो खुद उसे उठाने आई थी, वरना मिनाल तो तैयार बैठी थी, लेकिन राबिया बेगम ने उसे बहाना बनाकर मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो कैफ को इस हाल में देखे, और खुद के लिए भी वो दिल ही दिल में डरी हुई थी। रात को तो वो नशे में था, लेकिन पता नहीं आज वो उनसे कैसे पेश आएगा। वो उसके पास ही बेड पर बैठ गई और प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। कैफ, मेरी जान, सुबह हो गई है, उठ जाओ। कैफ कसमसाकर करवट बदल गया। राबिया बेगम ने मुस्कुराकर फिर से उसे उठाने लगी। कैफ ने हौले से आंखें खोली थी और वापस से करवट ली और अपनी माँ को देखा। वापसी पर वो पूरा रास्ता रोते हुए आई थी। बार बार अपनी चादर से वो अपने आंसू पोंछ रही थी, लेकिन आंसू तो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो घर वापस आई तो अनाया ने दरवाज़ा खोला और उनको यूं देखकर वो परेशान हो गई। आंटी, क्या हुआ है? आप ठीक हैं?
अनाया ने पूछा। वो कुछ न बोली। क्या कहती, क्या बताती कि क्या कयामत टूट पड़ी है? अनाया जल्दी से किचन में गई और पानी का ग्लास उनके लिए लाई। उन्होंने पानी पिया। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? अनाया उनके पानी पीते ही फिर से पूछा। मेरी बच्ची। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। फैसल भाई नहीं रहे, तुम्हारे सर से बाप का साया एक बार फिर उठ गया है, वो रोते हुए उसे बता रही थी। अनाया बिल्कुल शॉक, आंखें फैलाए यक टिक उन्हें देखती रही। उसके हवास सुन होने लगे। क्या कहा आपने? फैसल भाई का इंतकाल हो गया? नहीं, ये क्या कह रही हैं आप आंटी? अनाया ने उन्हें कंधों से थामा था। उसने गलत सुना था शायद। मेरी बच्ची, फैसल भाई हमें छोड़ गए हैं। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो नफी में सर हिलाने लगी। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। वो उनके करीब से उठ खड़ी हुई। मामू, उसके लबों से आहिस्ता से निकला था और फिर वही होशो हवास से बेगाना होकर जमीन पर गिर गई। कैफ उठकर पीछे बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया। कितने ही पल खामोशी के नजर हुए थे। कैफ ने कुछ नहीं कहा तो राबिया बेगम अफसुर्दा हुई। यकीनन वो अब उनसे पहले वाला बर्ताव ही रखेगा। कल रात तो महज नशे में वो उनके पास आया और अपने दिल की बातें की, वरना एक लंबे अरसे से वो उनको मुखातिब तक न करता था। कैफ ने उनकी ओर देखा जहां वो आंखें झुकाए उदास सी नजर आई। कैफ ने बेड पर धरे उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। राबिया बेगम ने पहले अपने हाथ पर रखे उसके हाथ को देखा और फिर खुशगवार हैरत लिए नजरें उठाकर कैफ को देखा। मैं जानता हूं आप क्या सोच रही हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हूं मॉम। आई एम सॉरी इतने अरसे आपसे नाराज रहा। कैफ मेरे बेटे, तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। वो आप दीदा होती उसके करीब हुई और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। आई लव यू मॉम, उसने मुस्कुरा कर कहा तो राबिया बेगम भी भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। मैं कल रात के लिए भी मैं पीना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे बस में नहीं था। पता नहीं कैसे ये हो गया, लेकिन मेरा यकीन करें ये पहली बार हुआ है। इससे पहले मैंने कभी इस हराम शय को हाथ तक नहीं लगाया। वो शर्मिंदा सा वजाहत देने लगा। जानती हूं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया और इसके पीछे के वजह भी जान गई हूं। कैफ चौंका था। क्या वो रात कर नशे में सब उनको बता चुका था? उसने सोचा। माम, मैं वो कैफ के पास अल्फाज नहीं थे। राबिया बेगम ने कुछ कहना चाहा, इससे पहले ही मुर्तजा साहब कैफ के कमरे में दाखिल हुए। क्या हुआ बरखुरदार? मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसके सर खड़े बोले। ठीक हूं डैड, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो फिर क्या प्लान है? एमबीए तो हो गया तुम्हारा, अब जाओ हॉलिडे पर कहीं घूम फिर कर आओ और उसके बाद स्ट्रेट टू ऑफिस। उन्होंने उसे आगे का प्लान तजवीज़ किया। नहीं, मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन करूंगा। दोनों ने ही हैरत से उसे देखा था। ये भी ठीक है, चले बेगम, मेरे रिटायर होने का टाइम आ गया है। आपका लाडला अगर इतना ही संजीदा है तो चलें, आप और मैं ही कहीं घूम आते हैं। राबिया बेगम उनकी बात पर हंस दी। आ जाएं अब नीचे, बेटे के चक्कर में मुझे भी भूखा रखेंगे क्या? वो कहते हुए कमरे से निकल गए। क्या हुआ? कैफ ने मां की नजरें खुद पर मबसूल पाकर पूछा था। ये सब क्या है? कल से ही ऑफिस? वो आंखें छोटी किए कहने लगी। जी, और क्या करूं, वैसे भी बहुत सी चीजें खराब कर चुका हूं, अब सब ठीक करना चाहता हूं। गुड, और आई होप कल रात वाली हरकत दोबारा नहीं होगी। उन्होंने उसके नशे वाली हालत पर इशारा किया। कैफ शर्मिंदा हुआ। मॉम, आई प्रॉमिस नेक्स्ट ये हरकत नहीं करूंगा। आप डैड को तो नहीं बताएंगी ना? उसने किसी खदशे के तहत पूछा। राबिया बेगम ने मुस्कुराहट दबाई। देखूंगी अगर तुम अपने वादे पर कायम रहे तो, वो कहकर वहां से उठ गई। पक्का नहीं होगी, उसने यकीन दिलाया। और स्मोकिंग? उन्होंने पलट कर पूछा। अरे वो क्यों? क्या मतलब क्यों? बुरी चीज है वो भी, और मुझे स्मोकिंग बिल्कुल नहीं पसंद। उन्होंने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया और कमरे से बाहर निकल गए। पीछे कैफ को इस जुमले से अनाया की याद आई थी। वो रात याद आई जब वो उसके इतने करीब थी। काश वो वक्त वापस ला सकता।
अनाया को जब से होश आया था तब से उसने रो रो कर खुद को हलकान कर लिया था। नादिया आंटी के लिए तो उसको संभालना तक मुश्किल हो गया था। वो खुद को कोसती जा रही थी। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से आंटी ने उसे पानी पिलाया, तब जाकर कहीं वो चुप हुई थी, लेकिन अश्क आंखों से यूं ही बहते गए। वो सहन में मौजूद एक खिड़की के साथ टेक लगाए बैठी थी। अपने और मामू के साथ गुजारे कितने ही लम्हे याद आए थे। नादिया आंटी ने उसके सर पर हाथ फेरा तो वो यादों से बाहर निकली। अनाया, उठो, शाबाश, खाना खा लो। अनाया ने सर ना में हिलाया। वो उसके सामने ही नीचे बैठ गई। मैं जानती हूँ ये गम बहुत बड़ा है बच्ची, लेकिन उसी का नाम जिंदगी है। मैं मामू का इंतजार करती रह गई और वो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे आखिरी बार उनको देखना भी ना नसीब हुआ। वो खिड़की से बाहर देखते हुए गोया हुई। आंखों के पपोटे ज्यादा देर रोते रहने की वजह से सूज चुके थे। सब मेरी वजह से हुआ है, मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाऊंगी, वो मजीद कह रही थी। मेरे बेटे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। फैसल भाई इतना ही वक्त लिखवा कर आए थे, वो उसे समझा रही थी। आंटी, उसने चेहरा मोड़ कर उनकी सिमत देखा और उनके करीब हुई। मामू मुझसे नाराज होंगे, और वो ऐसे ही नाराज चले गए। मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी। उन्होंने कहा था वो आएंगे मेरे पास और मुझे ले जाएंगे, लेकिन अब वो नहीं आएंगे और मेरा इंतजार ही रहेगा आंटी, वो कहते हुए एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। तो नादिया आंटी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आज ज़ैनब के घर उमर और कैफ की फैमिली का डिनर था, जहां उनकी शादी की डेट फाइनल होनी थी। कैफ ऑफिस ज्वाइन कर चुका था। दूसरी तरफ अपने एक खास बंदे के जरिए वो अनाया को भी तलाश कर रहा था। राबिया बेगम उमर से सारा मामला भी पता करवा चुकी थी, लेकिन उन्होंने कैफ से इस हवाले से फिलहाल कोई बात ना की। कैफ अब पहले से काफी बेहतर था, या शायद वो बन रहा था। उमर कैफ से मिलने उसके ऑफिस आया हुआ था। जब उसे ज़ैनब की कॉल आई, उमर कैफ से एक्सक्यूज करता है कोने में जाकर ज़ैनब से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद फोन बंद हुआ, लेकिन उमर वहीं किसी सोच में खड़ा रहा। क्या हुआ, परेशान क्यों है? कैफ ने उसके पीछे से कहा तो उसकी आवाज उमर चौंक कर मुड़ा था। ज़ैनब अभी शादी नहीं करना चाहती, कह रही डेट फाइनल करने ना आए हम। व्हाट? लेकिन क्यों? कैफ ने हैरत लिए कहा। कहती है जब तक अनाया वापस नहीं आ जाती वो शादी नहीं करेगी। अनाया के जिक्र पर कैफ अपने लब भींच गया। वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मामा बाबा को क्या जवाब दूंगा? उमर आंखें छोटी किए पुरसोच अंदाज में बोला, तू पागल है क्या? वो तो ना समझ है। तेरे पेरेंट्स बार बार पाकिस्तान तो नहीं आ सकते, और यकीनन ज़ैनब के घर वाले भी नहीं मानेंगे। सिर्फ ये मसला नहीं है, माँ चाहती है हम शादी के बाद उनके साथ ही वापस जाएं, लेकिन मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता। कम से कम इस वक्त तो बिल्कुल नहीं, जब तुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। कैफ उसकी फिक्रमंदी पर मुस्कुराया था। क्यों, मुझे क्या है, अच्छा भला तो हूं। कैफ ने अपने बाजू खोल कर कहा। हाँ, जानता हूं तू कितना ठीक है। ये सब ऑफिस आना, शाम तक खुद को मसरूफ रखना और फिर जाकर सबके टाइम स्पेंड करना, ये सब इसलिए है ना कि तुझे उसकी याद ना आए और रात भर कमरे में सिगरेट फूंकते रहता है। सब पता है मुझे। उमर ने उसकी हकीकत बताई तो कैफ लम्हे भर को खामोश रहा और फिर गोया हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, और तू कब तक मेरे साथ रहेगा? खाला बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें उनके साथ ही वापस जाना चाहिए। और हाँ, तूने जॉब के लिए बाहर अप्लाई किया हुआ था, उसका क्या बना? कैफ को याद आया था उमर ने एग्जाम से पहले इंग्लैंड की कई कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। हाँ, 2 कंपनियों ने इंटरव्यू के लिए डेट दी है, लेकिन क्या लेकिन? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कैफ को उसकी इतनी बेमरवती पर ताव आया था। इस वक्त अनाया चली गई थी, कैसे बताता? जो भी है उमर, तू जाएगा और ज़ैनब से मैं बात करता हूँ। तू रहने दे भाई, तेरे पर तो वो आगे बिगड़ी हुई है। कैफ हंस दिया, लेकिन इस बात पर दिल बोझल सा हो गया। उमर और ज़ैनब की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी और जोरों शोर से जारी थी। ज़ैनब तो उमर से नाराज हो गई थी। उमर ने तो कहा था कि वो कोशिश कर चुका है, लेकिन उसका अब कोई हल नहीं। अगर तुम्हें एतराज है तो अपने घर वालों से कहकर देख लो, वो मानते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। इस बात पर ज़ैनब को तो गुस्सा आया था, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो अपने घर वालों से बात कर सके।
इसीलिए वो खामोश ही रही। शादी की डेट चौंके 1.5 माह बाद की थी, इसलिए उनका निकाह आज होना तय पाया था ताकि शादी होने तक ज़ैनब के वीज़े का प्रोसेस मुकम्मल हो सके। ज़ैनब के घर ही सादगी से उनका निकाह हो गया था। दोनों निकाह जैसे खूबसूरत बंधन में बंध चुके थे। भाई, नूर ने हैदर के कमरे में झांका। हाँ, आ जाओ, हैदर ने अंदर आने का कहा। वो पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। आपकी काफ़ी? उसने सोफे पर नीम दराज हैदर को मग थमाया। भाई, आप ही का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। तुम, नूर, ठीक से याद करो, बाबा ने कोई नाम नहीं लिया अनाया की आंटी का? उसने सोफे से पांव नीचे उतारे और नूर की तरफ देखा जो साथ ही खड़ी थी। नहीं, उन्होंने बस कहा वो अपनी आंटी की घर गई हैं, और जब मैंने पूछा कि वो कौन है तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि उस वक्त आपी के ज़ैनब आपी के घर न जाने पर वो परेशान से लगे थे मुझे। उसने सारी बात बताई। मैंने बाबा के फ़ोन पर कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में भी चेक कर लिया है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। आपने मामा से पूछा, शायद उन्हें पता हो? नूर ने कुछ सोचते हुए कहा। पूछ चुका हूं, उन्हें भी कुछ नहीं पता। बाबा ने कभी जिक्र ही नहीं किया। उसने कॉफी का मग लबों से हटाकर कहा। अब हम क्या करेंगे? आप ही को कहां से ढूंढेंगे? वो अफसुर्दा सा बोली। फिक्र नहीं करो, हम इंशाअल्लाह अनाया को